एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। पिछली क्लास में अपन ने मुद्रा बाजार पढ़ा था। मुद्रा बाजार की विशेषताएं, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं, उनमें क्या दोष हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो भारतीय मुद्रा बाजार में दोष थे, उन दोषों को कैसे सुधारा जा सकता है या कौन कौन से सुझाव है जिनके माध्यम से मुद्रा बाजार के दोषों को दूर किया जा सकता है। उनमें पहला है मुद्रा बाजार के असंगठित बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण। मुद्रा बाजार को दो भागों में डिवाइड किया गया था, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। संगठित बाजार को रेगुलेट आरबीआई करता था, लेकिन जो असंगठित बाजार हैं उसके अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन ये सब आते थे और ये जो ब्याज देते थे उन पर अपनी खुद की इच्छा से ब्याज दर लगाते थे। तो मुद्रा बाजार अच्छा डेवलप हो, इसके लिए जो असंगठित क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा इसमें है बिल बाजार का विकास। विकसित मुद्रा बाजार के लिए एक विकसित बिल बाजार का होना अति आवश्यक है, जिससे साख व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके। विकसित बिल बाजार व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक बैंक बिलों के माध्यम से ही रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का पूरा लाभ उठा सकते हैं और उससे क्या होगा, मुद्रा बाजार को गति मिलेगी। इस वजह से बिल बाजार का विकास होना चाहिए। तीसरा है मुद्रा बाजार में विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना। जिस प्रकार लंदन एवं न्यूयॉर्क में मुद्रा बाजार के विकास हेतु तो कुछ विशिष्ट संस्थाओं की वहां स्थापना कर रखी है, वैसे ही अपने देश में भी मुद्रा बाजार को डेवलप करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इनमें मुख्य हैं स्वीकृति गृह, कटौती गृह, सलाहकार संस्थाएं आदि, इनकी स्थापना की जानी चाहिए। अगला है समाज शोधन गृहों की संख्या में वृद्धि। अपने देश में जितने भी समाज शोधन गृह हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, इनमें वृद्धि की जानी चाहिए और जो भी समाज शोधन गृह अभी कार्यरत हैं उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि मुद्रा बाजार को और अच्छा डेवलप किया जा सके। अगला है धन हस्तांतरण की सुविधा में वृद्धि। मुद्रा बाजार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए मुद्रा पूर्ति में लोचशीलता का गुण परम आवश्यक है। अतः देश के विभिन्न वित्तीय केंद्रों के माध्यम से धन प्रेषण की सुविधा में वृद्धि की विशेष आवश्यकता है। मुद्रा पूर्ति में गतिशीलता उत्पन्न करने के संदर्भ में यह सुविधा देशी बैंकरों को भी उपलब्ध की जानी चाहिए। धन हस्तांतरण, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इसमें वृद्धि होनी चाहिए, देरी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा कुछ सेटअप होना चाहिए जिससे कि शीघ्र धन हस्तांतरण किया जा सके, उससे मुद्रा बाजार अच्छा डेवलप होगा। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं का विकास। जब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली जो असंगठित क्षेत्र हैं मुद्रा बाजार का, उनमें धीरे धीरे कमी होने लग जाएगी। लोग बाग जो गांव के व्यक्ति हैं वो बैंकिंग विचारधारा से या बैंकिंग कंसेप्ट से जुड़ेंगे, बैंकिंग की आदतों व्यवहारों को अपनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो असंगठित क्षेत्र हैं वो कम हो जाएगा और मुद्रा बाजार विकसित होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग संस्थाओं का विकास किया जाना परम आवश्यक है। और लास्ट है ब्याज की दरों में विभिन्नता को दूर करना। मुद्रा बाजार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्याज दर पाई जाती हैं या देखने को मिलती हैं। इसी कारण इस ब्याज की दरों में विभिन्नता को एक बाधा के रूप में लिया जाता है, जबकि मुद्रा बाजार को विकसित करने के लिए यह होना चाहिए कि जो भी ब्याज दर हैं, ब्याज दर में एक रूपता आनी चाहिए, यूनिटी आनी चाहिए, एकता आनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे मुद्रा बाजार विकसित होगा। ब्याज दरों में विभिन्नता नहीं होगी तो ब्याज दर में एक रूपता आएगी, लोग वित्त को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा वित्त लेंगे और उससे मुद्रा बाजार डेवलप होगा। ये तो थे भारतीय मुद्रा बाजार के दोष जो थे उनको दूर करने के सुझाव। अब आगे अपन पढ़ते हैं आज कैपिटल मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल मार्केट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं। तो पूंजी बाजार ऐसी वित्तीय संपत्तियों एवं प्रतिभूतियों का बाजार होता है जिसमें परिपक्वता की अवधि दीर्घकालीन होती है। मुद्रा बाजार में जो संपत्तियों एवं प्रतिभूतियों का लेन देन होता था वो अल्पकालीन होती थी, पूंजी बाजार में ये दीर्घकालीन होती हैं। इनमें क्या क्या शामिल हैं, पूंजी बाजार में जो प्रतिभूतियों का ट्रांजैक्शन होता है उनमें अंशपत्र, ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां ये शामिल हैं। अंशपत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे समता अंश हो या पूर्वाधिकार अंश हो, वैसे ही ऋण पत्र भी किसी भी प्रकार का हो सकता है।
अब आगे बात करते हैं पूंजी बाजार की संरचना की, पूंजी बाजार का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पूंजी बाजार को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। असंगठित बाजार में देसी बैंकर और साहूकार शामिल होते हैं। असंगठित बाजार एक अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। इनमें वे व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तिगत डिसीजन पर ब्याज दर निर्धारित करते हैं और लोगों से ब्याज लेते हैं। इनका वित्तीय किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय संस्थाओं का इन पे एक अधिकार नहीं होता, चाहे आरबीआई हो या सेबी हो, किसी भी तरह का इन पे कोई नियंत्रित नहीं होता। और ये अपने खुद के डिसीजन से ब्याज दर निर्धारित करते हैं और इनके बाजार में उतार चढ़ाव होने से इनका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता। ये असंगठित बाजार में शामिल किए जाते हैं। इधर बात करें संगठित बाजार की, तो संगठित बाजार में क्या होता है। संगठित बाजार में शेयर बाजार का महत्वपूर्ण बाजार होता है, जहां स्कंद विनिमय के माध्यम से अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसी प्रकार ऋण पूंजी बाजार में ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। जो संगठित बाजार है, चाहे वह अंश पूंजी का बाजार हो या ऋण पूंजी का बाजार हो, इसके अंतर्गत क्या होता है। इसके अंतर्गत पूंजी की मांग तथा पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तथा पूंजी आपूर्ति विशिष्ट संस्थाओं द्वारा की जाती है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, यूटीआई, राज्य वित्त निगम, एलआईसी आदि संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि जो मुद्रा बाजार है उसका नियामक करता तो आरबीआई होता था और पूंजी बाजार को रेगुलेट करने का कार्य सेबी करता है। सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो ये मुद्रा बाजार की एक संरचना है। संगठित बाजार को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अंश पूंजी बाजार, ऋण पूंजी बाजार। अंश पूंजी बाजार को भी पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। या दो प्रकार के अंशों का क्रय विक्रय होता है, जैसे समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। वैसे ही ऋण पूंजी बाजार को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सरकारी बंध पत्र और कंपनी के व निगमों के ऋण पत्र। और इधर असंगठित बाजार है। अब आगे बात करते हैं पूंजी बाजार के उपकरणों की। पूंजी बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं। पूंजी बाजार के उपकरणों में पहला है कंपनियों की प्रतिभूतियां। कंपनियों की प्रतिभूतियों को निगम स्टॉक भी कहा जाता है, कॉरपोरेट स्टॉक भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के द्वारा निर्गमित अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पत्र, ऋण पत्र, बंध पत्र आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा है सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं यह सर्वश्रेष्ठ उपकरण मानी जाती हैं। इस वजह से इनको गिल्ट एज मार्केट भी कहा जाता है। जिस बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उस मार्केट को गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ बाजार कहा जाता है। अगला है उपभोक्ताओं को ऋण। उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने कोषों का विनियोजन उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता वस्तु ऋण योजना संचालित की जाती हैं। यह योजनाएं पूंजी बाजार के मध्यमकालीन उपकरण कहलाते हैं। जो भी उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाता है यह मध्यमकालीन ऋण की श्रेणी में आता है। वैसे ही व्यावसायिक ऋण भी दिया जाता है। व्यावसायिक ऋण भी मध्यमकालीन ऋण की ही श्रेणी में आते हैं। व्यावसायिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग तथा व्यवसाय के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित करके मध्यमकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। यह विशिष्ट व्यावसायिक मध्यमकालीन योजनाएं पूंजी बाजार के उपकरण के रूप में विनियोग हेतु प्रयुक्त किए जाती हैं। एक तरीके से मध्यमकालीन ऋण के रूप में इनका यूज किया जाता है। और लास्ट है विदेशी बंध पत्र एवं अन्य उपकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा बड़े आकार की विदेशी कंपनियां विश्व के कई पूंजी बाजारों में अपने बंध पत्र तथा वित्तीय उपकरण निर्गमित करती हैं जो संबंधित देश की मुद्रा में होते हैं। भारत के पूंजी बाजार में भी ऐसे विदेशी बंध पत्रों का लेन देन होता है जो रुपया अथवा डॉलर में जारी किए जाते हैं। तो ये 5 उपकरण हो गए पूंजी बाजार के। सरकारी कंपनियों की प्रतिभूतियां और जो कंपनियां हैं प्राइवेट उनकी प्रतिभूतियां, उपभोक्ताओं को ऋण, व्यवसायिक ऋण और विदेशी बंध पत्र एवं अन्य उपकरण, ये पूंजी बाजार के उपकरण कहलाते हैं। आगे अपन देखते हैं पूंजी बाजार का महत्व एवं कार्य। चाहे क्वेश्चन पूंजी बाजार के महत्व का आए या पूंजी बाजार के उपकरण के आए, आपको इन्हीं बिंदुओं का विस्तार से वर्णन करना है। पूंजी बाजार के महत्व की बात करें तो पहला है पूंजी निर्माण। पूंजी बाजार उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इससे उत्पादन कार्यों में तेजी आती है तथा अनेक उद्योग धंधों का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है बचतों की गतिशीलता। पूंजी बाजार जन सामान्य को अपनी बचतों के
बस्तों को विनियोग का अवसर प्रदान करते हैं। इससे देश की जो छोटी छोटी बस्तें इकट्ठी होकर औद्योगिक कार्यों में विनियोजित होती हैं और अनुत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों की ओर देश अग्रसर होता है, जिससे बचतों में वृद्धि होती है या बचतों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है पूंजी का समुचित वितरण। संगठित पूंजी बाजार में सभी वित्तीय संस्थाओं तथा वित्त चाहने वाले लोगों का निरंतर संपर्क जारी रहता है, अतः पूंजी का समुचित डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो संस्थाएं ऋण देने का कार्य करती हैं पूंजी बाजार में, वो चाहने वाले लोगों को, जो वित्त प्राप्त करना चाहते हैं, उनको समुचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होता है पूंजी का, जिससे कि अनुत्पादक कार्य में कमी आ जाती है। केवल उन्हीं लोगों को वो ऋण उपलब्ध करवाते हैं जो उत्पादक कार्यों में रुचि लेना चाहते हैं। इससे पूंजी का समुचित डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। अगला है साधनों का उच्चतम उपयोग। पूंजी बाजार के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे उद्योग हो, वाणिज्य हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, फाइनेंस हो, ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आदि के विकास के लिए कोष उपलब्ध हो जाते हैं और इससे राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम प्रयोग होता है तथा देश के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है लाभदायकता में वृद्धि। पूंजी बाजार से वित्त की सुलभता के कारण वित्त आसानी से प्राप्त हो जाता है पूंजी बाजार से, जिसके कारण उद्योगों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है। दिनों दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उद्योगों की कॉस्ट कम होती जा रही है और कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होगी तो अपने आप ही लाभदायकता में वृद्धि हो जाएगी। तो पूंजी बाजार के कारण लाभदायकता में भी वृद्धि हो रही है। सरकार को ऋण की प्राप्ति। सरकार पूंजी बाजार में अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके देश के विकास कार्यों के लिए ऋण आदि प्राप्त कर सकती है। इससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को पूरा करने में भी मदद मिलती है। सरकार भी पूंजी बाजार में अपनी प्रतिभूतियां लगाती हैं। तभी तो मैंने बताया कि जो सरकारी प्रतिभूतियां क्रय विक्रय होता है उसे गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है, सबसे अच्छा मार्केट कहा जाता है, क्योंकि उसमें न के बराबर रिस्क होती है। अगला है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली। पूंजी बाजार की क्रियाओं एवं व्यवहारों के फलस्वरूप देश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है। व्यापार एवं विनियोग बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है। उद्यमिता का विकास। देश में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, उद्यमिता का विकास होता है। पूंजी बाजार के विकास से देश में बचत प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति उद्यमशील, व्यवसायी एवं साहसी होने लगते हैं। इससे क्या होगा? इससे देश में बेरोजगारी में कमी आएगी और देश ऑटोमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ग्रोथ करेगा। अगला है आर्थिक नीति की सफलता। सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों की सफलता का आधार दीर्घकालीन वित्त ही है और दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति, उसमें बैलेंस बनाए रखना, उसका कार्य पूंजी बाजार करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो डायरेक्टली पूंजी मार्केट से इफेक्टेड रहती हैं। और लास्ट है अर्थव्यवस्था का सूचक तंत्र। संगठित पूंजी बाजार किसी देश की वास्तविक इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का सूचक यंत्र कहलाता है। इसके द्वारा राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है। किसी भी देश की अगर पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की ज्ञात करना हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो पूंजी बाजार का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसे पूंजी बाजार का महत्व के रूप में गिना जाता है कि अर्थव्यवस्था का सूचक तंत्र माना जाता है पूंजी बाजार को। अब लास्ट पॉइंट है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में अंतर। अपन ने मुद्रा बाजार भी पढ़ा, पूंजी बाजार भी पढ़ा, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं कुछ 4-5 अंतर बताता हूँ या अंतर के आधार बताता हूँ जिन के आधार पे अपन आसानी से मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में अंतर कर सकते हैं। पहला अंतर की बात करें तो इनमें समय की अवधि है। मैंने इधर ये अंतर के आधार लिखे हैं, यहाँ मुद्रा बाजार है, यहाँ पूंजी बाजार है। पहला अंतर कर सकते हैं अपन समय अवधि के आधार पर। पूंजी जो मुद्रा बाजार है उसमें समय अवधि अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन से तात्पर्य 1 ईयर तक। और जो दीर्घकालीन जो बाजार होता है या पूंजी बाजार होता है, इसमें समय की अवधि दीर्घकालीन होती है, यानी 1 साल से ज़्यादा।
जिन भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है इनकी अवधि 1 साल से अधिक होती है पूंजी बाजार में, और मुद्रा बाजार में उनकी अवधि 1 साल होती है। दूसरे अंतर की बात करें, नियामककर्ता रेगुलेटर कौन होता है, तो मुद्रा बाजार को रेगुलेट करने का कार्य आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पूंजी बाजार को रेगुलेट करने का कार्य सेबी करती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरे अंतर की बात करें तो वो है लिक्विडिटी। अंतर का आधार है लिक्विडिटी, तरलता। क्योंकि मुद्रा बाजार की अवधि अल्पकालीन होती हैं, इस वजह से इसमें तरलता अत्यधिक पाई जाती है। वहीं पूंजी बाजार दीर्घकालीन अवधि का होता है, इस वजह से इसमें तरलता कम पाई जाती है। मुद्रा बाजार की तुलना में तरलता कम पाई जाती है। अगला अंतर का आधार है जोखिम, रिस्क भी मुद्रा बाजार में कम पाई जाती है, पूंजी बाजार की अपेक्षा पूंजी बाजार में अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि जो मुद्रा बाजार में जिन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उनको रेगुलेट करने का कार्य, मुद्रा बाजार पे पूरा नियंत्रण आरबीआई का होता है। और आरबीआई एक सुदृढ़ वित्तीय संस्था है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है, तो इसमें जोखिम न के बराबर होती हैं। जबकि इधर पूंजी बाजार की बात करें तो केवल इसमें सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में ही सिक्योरिटी है, वहाँ थोड़ी सी जोखिम कम है, बाकी अदरवाइज इसमें जोखिम अत्यधिक है। तो ये अंतर हो सकता है कि जो मुद्रा बाजार है इसमें जोखिम कम पाई जाती है और पूंजी बाजार में अपेक्षाकृत तो जोखिम अधिक होती है। और अगला अंतर है उपकरण। मुद्रा बाजार में विनिमय बिल, सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल, ये मुद्रा बाजार के उपकरण कहलाते हैं। पूंजी बाजार के उपकरणों में अंशपत्र, ऋण पत्र, बंध पत्र और सरकार द्वारा जारी की गई दीर्घकालीन प्रतिभूतियां। तो ये 5 अंतर मैंने बताए हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में, समय अवधि के आधार पर, उपकरण के आधार पर, नियामककर्ता, तरलता और जोखिम के आधार पर। ज़्यादा कोई कठिन अंतर नहीं है, अपन सरल शब्दों में इनको याद किया जा सकता है। तो यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।